तो जैसे सबसे पहले कि एफसीआई की स्थापना के बारे में है। एफसीआई की कब स्थापना हुई? तो एफसीआई है उसकी जो एफसीआई एक्ट है 1964 एक्ट है, और इसकी जो स्थापना है वो 14 जनवरी 1965 में हुई है। और जो एफसीआई है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बाराखंबा लेन पे। इसका एक जो मुख्य दफ्तर है वो अपना नई दिल्ली में है। फिर इसकी अपन जो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के होते हैं, इसमें इंडिया को 5 जोन में बांट रखा है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। ये जोनल ऑफिसेज होते हैं। जोनल ऑफिसेज के फिर अंडर इसमें आते हैं रीजनल ऑफिसेज होते हैं, जो ये हर स्टेट लेवल पे रीजनल ऑफिसेज होते हैं। और रीजनल ऑफिस के अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। जो अपने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो 2 या 3 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को मिला उसके ऊपर एफसीआई का एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर आते हैं डिपो एफसीआई के। जो एफसीआई के जो मेन यूनिट है डिपो है, वहाँ मेन जो एफसीआई के गोडाउन आप लोगों ने भी देखे होंगे, एफसीआई के गोडाउन होते हैं, वहाँ मेन काम होता है। अब जो एफसीआई के अपन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि एफसीआई की क्यों स्थापना करी है, क्या है, तो एफसीआई के जो मेन 3 या 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला जो एफसीआई का ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी पे खरीद करना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर साल एमएसपी फिक्स करती है कमोडिटीज की, तो उस जो एमएसपी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एफसीआई का है। एफसीआई है मेन व्हीट, राइस और ये कोर्स ग्रेन है, जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ज्यादातर इन्हीं को डील करती है। तो जो सबसे पहले है कि जो एमएसपी पे परचेज करना एफसीआई का काम है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी सीएससीपी अपनी है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसकी रिकमेंडेशन पे जो एमएसपी फिक्स होती है, उस एमएसपी पे एफसीआई है वो परचेज करती है। उस एक कुछ मैं कहना चाहूंगा इनसे, स्टूडेंट से जो जुड़े हुए हैं लेकिन कैमरा उनका ऑन नहीं है, तो प्लीज अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपको थोड़ा पता चले कि आप किस हिसाब से सुन पा रहे हैं, या आपके एक्सप्रेशन से पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब इतनी समय दिया है, अमूल्य समय इन्होंने निकाला, प्लीज अपना कैमरा जो है ऑन रखें। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। दूसरा इसमें है, जैसे परचेज हो गया, परचेज होने के बाद दूसरा ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। जो ये स्टॉक, जैसे कि कुछ अपने सरप्लस स्टेट है, जहाँ जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर व्हीट और जो राइस है वो ज्यादा पैदावार होती है, और यहाँ पर ये स्टॉक खपत से ज्यादा पैदावार होती है। तो इस एफसीआई का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से इस स्टॉक को ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है एफसीआई, ट्रांसपोर्टेशन करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। उससे जो यानी कि डेफिसिट स्टेट है, जहां अपने ये स्टॉक नहीं होता, वहां तक पहुंचाती है, और जो अपना पीडीएस में स्टॉक सप्लाई होता है उसके लिए अवेलेबल करवाती है। दूसरा अपना एफसीआई का ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। और तीसरा जो एफसीआई का काम है वो है बफर स्टॉक मेंटेन करती है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर सपोज करिए कि प्रोडक्शन कम हुआ है, अकाल पड़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में देश के अंदर अनाज की कमी ना हो, उसके लिए मिनिमम स्टॉक है वो स्टोर करके रखती है एफसीआई। कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो एफसीआई स्टॉक अवेलेबल करवा सके। अगर कहीं पर कोई बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो अपने पास इतना स्टॉक है देश के पास कि कोई भी जनता है वो भूखी नहीं मरेगी, उसको वो स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। और जो अपना इसका चौथा टारगेट है वो है मार्केट प्राइस स्टेबलाइजेशन। अगर कई बार जैसे देखा गया कि काला बाजारी हो जाती है, जो अपने व्यापारी लोग हैं वो स्टोर कर लेते हैं स्टॉक को, मार्केट में कमी कर देते हैं, या प्रोडक्शन कम हुआ है, तो वैसे अगर मार्केट में कमी है स्टॉक की, तो एफसीआई उस टाइम क्या करती है, एक ओपन मार्केट सेल स्कीम होती है ओएमएसएस। उसमें एफसीआई अपना जो व्हीट और ये राइस जो भी कमोडिटी है वो मार्केट में एक फिक्स रेट पे निकाल देती है। उससे क्या होगा कि जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्राइस है वो फिक्स रहेगी, वो ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जैसे अभी 2-3 साल पहले हुआ था कि जो दाल है उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, तो वैसे ही है कि फूड ग्रेन की प्राइस है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो जैसे ही प्राइस राइज होगी
तो एफसीआई है वो ओपन मार्केट में टेंडर निकाल देती है कि कोई भी है इस स्टॉक को, कोई भी व्यापारी है इस फिक्स रेट पे खरीद सकता है। जैसे वो फ्लोर मील होती है, ये सब उस स्टॉक को खरीद लेते हैं और इसको उसका आटा बना के मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो ये अपने जो एफसीआई के हैं मेन 4 ऑब्जेक्टिव है। इन 4 ऑब्जेक्टिव के लिए एफसीआई की स्थापना करी गई है। इससे संबंधित कोई डाउट हो? हेलो, हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो आप प्लीज एक एक करके। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। हाँ, अपने ये 4 टारगेट एफसीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही है। हेलो सर। हाँ जी, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम इसी दोबारा समझा दें सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर, जैसे कोई भी फार्मर होगा तो उसके सपोज 100 क्विंटल वीट हो गया, वीट प्रोड्यूस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर एफसीआई की कितनी लिमिट होती है कि या जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी की कितनी लिमिट होती है कि वो उस फार्मर से कितना वीट प्रोक्योर करे, या कि उसका 100 क्विंटल का जो कंप्लीट 100 क्विंटल वो प्रोक्योर करेगी या कुछ लिमिट तक प्रोक्योर करेगी? नहीं, रूल यही है एफसीआई का कि पूरा खरीदेगी। जो एमएसपी का ये मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसमें कि जो भी किसान का प्रोड्यूस हुआ है वो 100 जो भी अगर विद इन स्पेसिफिकेशन है तो 100% खरीदेगी एफसीआई। लेकिन अभी राजस्थान में तो जैसे सीएम अशोक गहलोत ने भी मुद्दा उठाया था कि एफसीआई वो केवल 25% ही प्रोक्योर कर रही थी, जबकि उन्होंने बोला कि आप 25% से 50% तक इसकी लिमिट को थोड़ा बढ़ाइए। तो सर क्या ये रियल, मतलब मैंने भी देखा है कि मैं फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो वो 25% ही प्रोक्योर कर रही थी। तो उस टाइम तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा लग रहा था। हाँ, नहीं वो जैसे कई अब राजस्थान वगैरह में क्या है ना, प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं हो रहा है एमएसपी का। जैसे पंजाब है तो यहाँ पर 100% प्रोक्योर होता है। अब वो राजस्थान में इसलिए किया है कि ये जो जो ये व्यापारी लोग हैं ये क्या करते हैं, किसान से खरीद लेते हैं और ये लोग फिर उसको क्या करते हैं कि जैसे किसान से कम प्राइस पे खरीद लेते हैं और खुद उसको एमएसपी पे बेचने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को वो करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि भाई जमीन की रिकॉर्ड वगैरह देखते हैं, जमीन के रिकॉर्ड के हिसाब से खरीदते हैं और मेन इनको खरीदना 100% ही होता है। लेकिन अब धीरे धीरे है ना, कई जगह जैसे कि ये गवर्नमेंट मोदी सरकार है, ये धीरे धीरे थोड़ा कम करना चाहती है, इसलिए वो कहीं वो रूल लगा रहे हैं ये चीजें। बाकी ऐसे एज पर रूल इनको 100, जैसे पंजाब है यहाँ बिल्कुल 100% परचेज होता है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था, जैसे बफर स्टॉक होता है तो एफसीआई के पास कितना बफर स्टॉक, मतलब कितने साल पुराना, 2, 3, 5 साल? इसमें साल की लिमिट नहीं होती। इसमें क्या होता है कि एमटी में फिगर होती है कि इतना स्टॉक है, अपने को कम से कम रखना है। 4 जैसे 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को कितना कितना स्टॉक होना चाहिए, लिमिट है कि इससे कम अपने पास स्टॉक नहीं होना चाहिए एफसीआई के पास। तो अभी जो एफसीआई के पास लगभग यानी जो बफर नॉर्म्स हैं इनसे डबल स्टॉक पड़ा है एफसीआई के पास। बाकी जो इसमें ऐसा होता है कि एफसीआई का जो प्रिंसिपल है स्टॉक आने का और जो जाने का होता है, इसमें फिफो प्रिंसिपल लागू होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो यानी कि पुराना स्टॉक है वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है कि पुराना स्टॉक सपोज करो 2000? हाँ, टाइम ड्यूरेशन इसके कोई नहीं है, वैसे 2 या 3 साल का स्टॉक एफसीआई के पास रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल, वो क्या है कि जैसे प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम है जो मार्केट में, इसलिए वो स्टॉक एफसीआई के पास है ना रुक जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें 3 साल का रखना ही है, या जहां मान लो कि प्रोक्योरमेंट से डिमांड थोड़ी ज्यादा है तो वहां स्टॉक है वो 1 साल में ही चला जाता है। और जहाँ पंजाब है यहाँ पर क्या है, प्रोक्योरमेंट ज्यादा है, डिमांड कम है, तो यहाँ दूसरे स्टेट्स में मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट को करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ 2 साल का स्टॉक है वो रुकता है। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ जी, तो कुछ पूछ रहे हैं तो ऋतु? सर मेरा ये डाउट था कि जैसे किसी रीजन की वजह से अगर मतलब फार्मर्स के पास ग्रेन्स का क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो क्या फिर भी फार्मर्स उसको मतलब एफसीआई को दे सकते हैं, मतलब उसी एमएसपी पे? इसमें देखो ये है कि अपने जो क्वालिटी का, वैसे तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है क्वालिटी के नॉर्म से, जिसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। प्रोक्योरमेंट से पहले फिक्स हो जाते हैं और उसी किसान को उसी रिफ्लेक्शन के अंदर वो आने चाहिए जो भी क्वालिटी है। अब उसमें जो क्वालिटी डाउन हो जाए उसका ये प्रोसीजर है कि अगर
क्वालिटी अगर मान लो कि किसी एक फार्मर की खराब है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें वो एफसीआई नहीं खरीदेगी। अगर ब्रॉड लेवल पे है, एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे में दिक्कत है या एक स्टेट में दिक्कत है, तो फिर क्या करते हैं, स्टेट से रिप्रेजेंटेशन जाती है एफसीआई से, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिलैक्सेशन दे देती है क्वालिटी में। जैसे सपोज करिए गेहूं है, तो गेहूं में क्या होता है, कई बार पकते टाइम बारिश हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो लस्टर लॉस बोलते हैं, लस्टर लॉस हो जाता है, थोड़ा वो व्हाइट हो जाता है गेहूं। या कई बार जैसे पूरी अच्छी तरह से पका नहीं है, तो उसमें जो श्रिवल्ड ग्रेन होते हैं वो ग्रेन की जो लिमिट से ज्यादा होते हैं, तो इसकी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रिलैक्सेशन दे देती है, फिर उसको रिलैक्सेशन पे खरीद लेते हैं। वो कुछ तो उसी जो एमएसपी है उसी पे दे देती है, कुछ क्या करती है विद कट के साथ वो दे देती है कि इतने से, मान लीजिए कि 6% की लिमिट है सिविल ब्रोकर की, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं कि आप 10% से खरीद सकते हो, लेकिन 6 से जो अगर 10 की 20 है तो उसमें आपको 4 रुपए पर क्विंटल या 5 रुपए पर क्विंटल कट लगेगा। तो ये अगर ये ब्रॉड लेवल पे होता है तो ये रिलैक्सेशन आ जाती है। लेकिन अगर किसी एक पूरी नॉर्मल मेजोरिटी है वो अगर सही है क्वालिटी, किसी एक दो किसान की खराब है, तो वो नहीं खरीदेगा। इसमें एमएसपी पे अपने को यही है कि इसमें एफएक्यू बोलते हैं, जिसको फेयर एवरेज क्वालिटी होता है, तो उस पे उस क्वालिटी का स्टॉक होना ही चाहिए। अगर उससे नीचे है फिर एफसीआई नहीं खरीदेगी। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जो अपना एफसीआई है तो उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट अगर 1 केजी राइस का 43 रुपीज है पड़ता है जो हमको, और अपन उसको पीडीएस के थ्रू 3 रुपीज समथिंग में बेचते हैं, तो 40 रुपए का जो डिफरेंस है, तो एफसीआई का रेवेन्यू मतलब कहाँ से आता है सर? वो लॉस कौन? तो ये अपने को जो ये एफसीआई को घाटा हो रहा है ना, जो ये है, इसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा करती है। इसको ना फूड सब्सिडी के नाम से फूड सब्सिडी देती है एफसीआई को। तो ये जो घाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा करती है। अच्छा, तो वो फिक्स वो 40 रुपए देती है, मतलब गवर्नमेंट उससे ज्यादा नहीं देती? हाँ, जो भी खर्चा, पूरा खर्चा होता है, मान लो कि अपने जो भी खरीदा उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट लगती है, वो लग के जो एफसीआई को खर्चा पड़ गया, फिर एफसीआई ने उसको 2 रुपए में निकाल दिया अलग अलग, जैसे कि राइस को 3 रुपए में दे दिया, वीट को 2 रुपए किलो में दे दिया। जो ये डिफरेंस है वो डिफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, उसको फूड सब्सिडी के नाम से बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी का क्वेश्चन हो और किसी का क्वेश्चन कोई भी? सर इंटरव्यू में जैसे ये प्रोक्योरमेंट वगैरह का डेटा है वो सब पूछ सकते हैं क्या? नहीं, वैसे मुश्किल है, नहीं पूछेंगे इंटरव्यू में। जैसे ये एफसीआई इतना ही क्या कब स्थापना हुई, एफसीआई के बारे में क्या जानते हो, एक जैसे कि अब आप सब एजीएम क्यूसी की पोस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। यस सर, टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल। तो जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि टेक्निकल का क्या काम होता है। तो इसमें ये है ना कि जैसे कि जो एफसीआई है इसमें टेक्निकल कैडर है पूरा अलग से। तो टेक्निकल कैडर है, उसका मेन काम है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी का मैनेजमेंट करना। जैसे कि प्रोक्योरमेंट होता है, तो प्रोक्योरमेंट के टाइम जो प्रोक्योर करते हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं या जिसको क्वालिटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो उनको वो क्वालिटी को देखना है। तो प्रोक्योरमेंट के टाइम ये हो गया कि अभी दिन क्वालिटी अगर अपना स्टॉक आ रहा है तो उसको प्रोक्योर कीजिए, अगर उससे नीचे है तो प्रोक्योर नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे कि स्टोरेज हो गया, तो स्टोरेज में क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड नहीं हो, उसको अपने को क्वालिटी मेंटेन करना है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी क्वालिटी देखना है कि जो क्वालिटी नॉर्म्स है उसके अंदर स्टॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मेन काम है उसका, क्वालिटी का कंट्रोल, क्वालिटी मेंटेन करना है, टेक्निकल कैडर का काम है। इसमें जो एफसीआई क्या करती है, जो एफसीआई का जो प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट के टाइम तो जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके लिए क्या है वो एनालिसिस वगैरह, फिजिकल एनालिसिस होता है ग्रेन का, वो एनालिसिस करते हैं। और जब स्टोरेज होता है तो स्टोरेज के टाइम क्या है, प्रिजर्वेशन मेन काम होता है कि क्वालिटी डाउनग्रेड नहीं हो। तो इसके लिए एफसीआई साइंटिफिक प्रिजर्वेशन होता है एफसीआई में। तो प्रिजर्वेशन में क्या है कि मेन जो डैमेज अपना होता है स्टोरेज के दौरान वो इंसेक्ट के कारण होता है। तो एक आपको जैसे स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में। जैसे यहाँ जो मेन अपने पेस्ट लगते हैं, जो मेन एफसीआई के जैसे वीट और राइस पे ही फोकस है। तो वीट और राइस में जो मेन जो कीड़े लगते हैं, एक होता है ट्राइबोडियम होता है, एक साइटोफिलस कीड़ा होता है वो लगता है, एक खपरा बीटल होता है,
एक ही राइजो प्रथा होता है, वो लगता है। एक क्या है कि जो एफएसटी होती है, जो आलमंड मोथ बोलते हैं जिसको, इसकी प्रॉब्लम आती है। तो इन सबको क्या है कि इन सब से बचाने के लिए जो एफसीआई में है वो केमिकल जो ट्रीटमेंट यूज है। एक तो क्या होता है कि गोडाउन के वगैरह होते हैं, उनको टाइम पे वो प्रॉपर खोलते रहते हैं इनको, ताकि वो स्टॉक का है ना एरिएशन होता रहे। उससे क्या है कि वो सबसे पहले अपना है कि मॉइस्चर का रोल है इसमें स्टोरेज में। ग्रेन का मॉइस्चर है वो कम होना चाहिए। अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो ग्रेन सॉफ्ट हो जाएगा, और ग्रेन में जो इंसेक्ट अटैक है वो जल्दी करेगा इंसेक्ट अटैक। तो इसके लिए मॉइस्चर का है, इसीलिए एफसीआई जो स्पेसिफिकेशन है उसमें मॉइस्चर का रखा गया है। जैसे कि वीट है, वीट में 12% मॉइस्चर रखा गया है, 12 से कम होना चाहिए। राइस है तो उसमें 15% से कम होना चाहिए। अब आगे अब 14% करते हैं उसको भी, तो कम मॉइस्चर होना चाहिए। कम मॉइस्चर, ये प्रॉपर एरेशन करेंगे तो मॉइस्चर कम रहता है स्टॉक का। दूसरा क्या होता है कि इसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि 2 टाइप के बोलते हैं, एक होता है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट होता है, दूसरा होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। हाँ, प्रोफाइलेक्टिक में क्या होता है कि जैसे कीड़ा बाहर से आए ही नहीं, कीड़ा है वो ग्रेन को लगे ही नहीं, इसके लिए पहले ही यानी कि पहले से ही रखते हैं। क्या है कि केमिकल स्प्रे करते हैं। केमिकल में दो जो एफसीआई है, 2 केमिकल काम लेती है। हाँ, एक मेलाथियोन है, डेल्टा। सर डीडीवीपी अब यूज नहीं होता ना, बैन हो गया है। बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो डीडीवीपी पहले होता था, बंद हो गया। पहले भी वो स्टॉक पे नहीं होता था। वो एलिवेज है, जहाँ क्रोलिंग एक्ट की, तो एलिवेज है, वॉल्स है, उन पे यूज करते थे, स्टॉक पे यूज नहीं करते थे। उसको भी बैन कर दिया। अब मेलाथियोन और डेल्टामेथ्रिन 2 यूज होते हैं। हाँ, और सर एक ये था कि जैसे ये करंट अफेयर्स वगैरह है, इंटरनेशनल हो गया, और मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जो करंट अफेयर्स है, तो उन पे ध्यान देना है या फिर मतलब थोड़ा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसी पे फोकस करना है? ना, इसमें इनका कोई भी फिक्स नहीं है पूछने का। जैसे कि आपने बात करी कि जी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये रहने वाली हूँ, तो वो उसी में पूछते हैं कि जी राजस्थान के वो बताओ, राजस्थान के बारे में बताओ। फिर अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो वो उसी में चले जाते हैं। जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो उसी के बारे में पूछने लग जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जी वो डाटा वगैरह ऐसा टेक्निकल ज्यादा नहीं पूछेंगे। सिंपली बिल्कुल कहा, जो कोई पॉइंट आपका डिस्कस हो गया उसी पे वो पूछते जाते हैं। इसमें मेन ये है कि एक तो कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। न अपने को कंफ्यूज होना है, न अगले को कंफ्यूज करना है। अगर कोई चीज अपने को नहीं आए तो उसके लिए मना कर दो कि जी नहीं आती। उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, उनको कंफ्यूज नहीं करना है कि कैसे है वैसे है। उनको यानी गोली नहीं देनी है, सिंपल भाषा में बस जवाब देना है। और कोई वो लैंग्वेज का उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप दे सकते हो, कंफर्ट फील करते हो, उसी लैंग्वेज में आप दीजिए। ऐसा नहीं है कि जी इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना, जिसमें आप कंफर्ट फील करो उसी में दीजिए। और सर एक ये था कि जो मतलब ग्रेन्स के स्टैक्स रखे हुए होते हैं, तो मतलब उसके नीचे जो डनेज मटेरियल रखा होता है, जैसे वुडन क्रेट्स होते हैं, तो उनका हाइट कितना होना चाहिए ग्राउंड से? वो वुडन क्रेट, हाँ, वो आते हैं उसका लगभग आधा फीट हाइट होता है। हाँ, वो इसलिए रखा जाता है कि जो ग्रेन है वो नीचे फर्श को टच नहीं करे। उससे क्या है कि नीचे से भी है, स्टेक के नीचे से भी एरेशन होता रहता है। वो एरेशन के लिए होता है। नीचे टच करेगा, अगर आपके उसमें डैम्पनेस की प्रॉब्लम है ग्राउंड में, तो वो नीचे की जो बोरियों की लेयर है वो खराब हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए वो वुडन क्रेट वगैरह यूज करते हैं। और सर मेनली राइस और व्हीट के बारे में ही पढ़ना है ना, लाइक उसमें मतलब जैसे मैंने एफसीआई की वेबसाइट पे देखा काफी कुछ, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ था, जैसे पल्सेस वगैरह सब थी, स्पेसिफिकेशंस वगैरह, तो उन सब का पढ़ना जरूरी है आपको? स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि ये अभी आप आए नहीं हो। आपको बस हाँ ठीक है ये पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या होती है। स्पेसिफिकेशन में आप सपोज करिए कि उसमें फॉरेन मैटर होता है, तो अपन ये तो जैसे कि ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं कि फॉरेन मैटर क्या होता है। उसमें अदर फूड ग्रेन है तो अदर फूड ग्रेन क्या होता है, ये इसके बारे में नॉर्मली पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं पूछेंगे जी क्या लिमिट है क्या, वो बहुत रेयर चांस है इतना पूछने का। इतना डीपली नहीं पूछेंगे आप जहाँ तक है। हाँ, जो हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, जैसे एक अपना बताया था कि प्रोफाइलेक्टिक हो गया, दूसरा होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट।
क्यूरेटिव में जो एफसीआई है वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज करती है, जिसको सेल्फोस बोलते हैं। सेल्फोस क्या है? ये फ्यूमिगेंट होता है, और इसमें क्या है कि कवर फ्यूमिगेशन करते हैं। इसमें फ्यूमिगेशन में क्या है, गैस बनती है इसमें, और इसमें जो डोज होता है वो 9 ग्राम पर एमटी होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा स्टोरेज बेस्ट में, 9 ग्राम पर एमटी डोज यूज करते हैं। जो टेबलेट फॉर्म में आती है 3 ग्राम की एक टेबलेट आती है, तो 1 टन की न्यू 3 टेबलेट आती है। इसको फिर जैसे कि कवर होते हैं एफसीआई में, तो उसको टेबलेट्स को रख देते हैं, और फिर इसमें क्या हो, जो गैस बनती है वो बोलते हैं भारी होती है। जो फॉस्फिन गैस है वो एयर से डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो इसमें ज्यादा जो दवाई है 60-70% दवाई है उसकी स्टे के ऊपर रखी जाती है, और 40% है वो साइडों में रख देते हैं। फिर उसको कवर से ढक देते हैं, और उसके बाद उसको एयर टाइट कर देते हैं। कवर को एयर टाइट करने के लिए या तो वो सैंड स्नेक्स आते हैं वो यूज करते हैं, और या फिर मिट्टी डाल देते हैं सिंपल, और फिर उसको 5 से 7 दिन तक उसको रखा जाता है। 5-7 दिन बाद उसको डीगेस कर दिया जाता है। तो प्रिजर्वेशन में यही मेन है कि दो टाइप के करते हैं, क्यूरेटिव और प्रोफाइलिंग। ये है। तो ये बस टेक्निकल का यही पूछ सकते हैं कि भाई आपका क्या होगा, आपका क्या काम रहेगा। तो मेन है किसी क्वालिटी मेंटेन करना काम है हमारा इसका, ये है। और सिर्फ जनरल के लिए क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब मोस्ट जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए, जैसे कि आपने टेक्निकल का बताया। हाँ, जनरल का भी वो फिर आपको कोई ज्यादा टेक्निकल पूछेंगे नहीं, बस मेन वही आपका रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से, उसमें आपसे उससे रिलेटेड ही पूछेंगे। या एफसीआई के बारे में आप क्या जानते हो, या फिर जैसे कि ये एफसीआई से रिलेटेड कोई एक्ट है, एनएफएसए है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जो गरीब जो अंत्योदय योजना है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, तो एफसीआई से रिलेटेड कोई स्कीम वगैरह है उसके बारे में। ठीक, ओके। सर जैसे जो एमएसपी होती है वो 22 क्रॉप्स की लगती है, हाँ। तो जो एफसीआई है वो सारी क्रॉप्स खरीदता है? नहीं खरीदता है एफसीआई, ये 2-3 क्रॉप ही खरीदता है। अभी जैसे कि वीट, जो पेडी खरीदता है, वीट खरीदता है, और कुछ स्टेट में वो ये जो अपना बाजरा है, ज्वार है, ये खरीदता है। एक अभी 2-3 दाल भी खरीदी थी एफसीआई ने। जब दाल के जो प्राइस बहुत ज्यादा हाई चले गए थे, तो फिर उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे दालें खरीदी थी। राजस्थान में प्रोक्योरमेंट हुआ था दालों का। हाँ जी, और किसी कैंडिडेट का तो सर जो क्वेश्चन हो यहाँ पे? एमएसपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है, तो उससे कौन परचेस करता हो? अगर सरकार या एफसीआई नहीं परचेस करता तो फिर कौन परचेस करता हो? वो कोई नहीं करता, वो बस ये दिखाने कागजों में दिखाने के लिए है। जैसे कि सरसों की परचेज राजस्थान में होती है, हाँ, लेकिन वो बाकी कमोडिटी नहीं होती। वो कागजों में एमएसपी बन जाती है, फिजिकली वो प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं होता कॉन्सेप्ट है वो। इसीलिए तो ये पंजाब के जो फार्मर है, जो क्रॉप और इसका जो पैटर्न है, पेडी और जो वीट है, इसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ इसकी गारंटी है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि एफसीआई का रोल क्या रहा है कोविड के टाइम पे, तो फिर फूड सिक्योरिटी तो उनका नॉर्मल जो रोल है, इसके अलावा कोई स्कीम वगैरह कुछ बनाई हो? मेन एफसीआई का जैसे कि जो एनएफएसए एक्ट लगा है 2013 से, जिसमें वो ये है कि राइट है, अब भोजन का राइट हो गया है, तो उसको एक्ट को लागू करना मेन एफसीआई का काम है। उसको इम्प्लीमेंट करना, उस एक्ट को वो एफसीआई करती है। अब कोविड में जो ये प्रधानमंत्री योजना है, ये कोविड के टाइम में है, तो इसमें यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया गया था पर मेंबर 5 kg पर मंथ के हिसाब से। तो उसमें कोविड में मेन रोल यही रहा कि इसने अपने देश में अन्न की कमी नहीं आई किसी भी स्टेट में। ये चीज है। अजय कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा पूछिए। अजय की वॉइस नहीं आ रही है। अजय आप आ रही है, वॉइस चेक कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
रही है। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारा जो फूड ग्रेन एफसीआई एक्वायर करता है, वो प्रोक्योर करता है, वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो उसके लिए एफसीआई ने क्या किया है, मतलब किस तरीके से वो अपना स्टोरेज कैपेसिटी, पहले तो ये स्टोरेज कैपेसिटी एफसीआई का लगभग कितना है और वो इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से स्टेप्स लिए हैं? एफसीआई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए एफसीआई ने जैसे अभी पहले वो स्कीम चलाई थी, पीईजी स्कीम चलाई थी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम थी। उसके तहत एफसीआई ने गोडाउन बनवाए हैं और वो कंटिन्यूसली स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ा रही है। अब इसके जैसे कि एक साइलो कॉन्सेप्ट ला रही है एफसीआई, इसके अंदर जो लूज में है ग्रेन है वो लूज में स्टोर करेगी एफसीआई। तो ये सब उसके लिए गोडाउन्स वगैरह बन रहे हैं, नए साइलोज वगैरह बनवा रहे हैं। और दूसरा है ना कि अभी जो प्रेजेंट 2-3 साल जो है करंट में, अभी इतना ग्रेन फूड ग्रेन एफसीआई का नहीं खराब होता है कि तो प्रोक्योरमेंट एफसीआई जो करती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो पंजाब है, हरियाणा है और स्टेट है, पूरा एफसीआई प्रोक्योर नहीं करती। इसमें क्या होता है कि साथ में स्टेट एजेंसी भी एफसीआई के बिहार पे प्रोक्योरमेंट करती है। तो कौन सी एजेंसी सर? जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, जैसे यहाँ पंजाब में 4 एजेंसी, पंजाब वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है, राजस्थान में भी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है। राजस्थान में तो जैसे ज्यादा एफसीआई करती है, लेकिन पंजाब है जैसे एक मार्केट एजेंसी है, हरियाणा के अंदर हार्वेड एजेंसी है, एक पंसप एजेंसी होती है, एक यहाँ जैसे कि अपना लोकल फूड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, उसकी भी एक एजेंसी पनग्रेन है। ये सभी एजेंसियां एफसीआई के लिए काम करती है। तो जो इनके अंदर पहले थोड़ा स्टॉक है वो इनके अंदर ज्यादा वो डैमेज हो गया। अब इनके जो ये जब एफसीआई इनसे स्टॉक हैंडओवर करती है उस टाइम इनको एजेंसी को पेमेंट करती है तो सेंट्रल पूल का स्टॉक। लेकिन वो स्टॉक सेंट्रल पूल का होने के कारण वो मीडिया उसको यही दिखाती है कि किसी का स्टॉक खराब हुआ है। तो वो भी धीरे धीरे एफसीआई ने काफी बहुत कम कर, जो ये डैमेज हो रहा है बहुत कम हो गया एफसीआई। अच्छा सर, जैसे स्टेट से, जैसे हर स्टेट में एफसीआई परचेस करता है, तो वो एपीएमसी के थ्रू करता है कि एफसीआई के मतलब कुछ अलग मतलब सेंटर्स होते हैं? एपीएमसी के थ्रू होता है। एपीएमसी के में जो प्रोक्योरमेंट का है, जैसे वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कितनी मंडियां हैं क्या है। अब उसमें क्या होता है कि जो प्रोक्योरमेंट है 2 टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, एक एफसीआई ने अब नया सिस्टम शुरू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि वो पूरा का पूरा स्टॉक है उस स्टेट का वो एफसीआई खरीदती है। और जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है उसमें ये किया है कि जो मान लो कि जितना स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत है अनाज की, व्हीट है या राइस है, उतना वो स्टेट गवर्नमेंट खुद खरीदती है अपना स्टॉक, और जो एक्सेस स्टॉक होता है वो एफसीआई खरीदती है। ये होता है। ठीक है सर। हाँ रितु कुछ पूछ रहे हैं, आप पूछिए रितु। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फिलहाल मतलब एफसीआई में मेन मेथड ऑफ स्टोरेज कौन सा है? मेन कवर्ड स्टोरेज है। कवर्ड स्टोरेज है। अगर स्पेस की कमी हो तो केप स्टोरेज करते हैं, जिसको केप को कवर्ड एंड प्लिथ बोलते हैं। इसमें ओपन में आपने देखे होंगे, वो ओपन में बने होते हैं और उसके ऊपर स्टोर किया जाता है, ऊपर उनको तिरपाल के द्वारा ढक के रखा जाता है। तो साइलो भी बहुत कम है। साइलो का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है। सर एमएसपी के लिए A2+FN वाला मेथड यूज हो रहा है ना अभी भी कैलकुलेशन के लिए? जो एमएसपी अपन कैलकुलेट करते हैं, जो A2+FN वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी C2 का तो अभी कोई वो नहीं है। हाँ, तो उसका नहीं कर रहे हैं, हाँ, कर नहीं रहे हैं। ओके। हाँ जी, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो यूज हो रही है एफसीआई? इसमें वीट और ना कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। कोल्ड स्टोरेज तो वेजिटेबल्स बनता है, जैसे कि ये अपना टमाटर, ये अपना प्याज है या पोटैटो है, उनके लिए यूज होता है।
तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हेलो सर। शायद मैं हेलो हाँ जी हेलो सर। यस सर। सर एफसीआई अपने फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट भी करती है। तो सर जब एफसीआई एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन कंट्री से यूरोपियन यूनियन हो गया और अदर कंट्री हो गया, तो उनके लिए सर पेस्टिसाइड का रेजिड्यू लिमिट डिफरेंट होती है। डिफरेंट पेस्टिसाइड और डिफरेंट उसके नॉर्म्स होते हैं वहाँ पे कंजप्शन के। तो सर एफसीआई तो इन नॉर्म्स को फॉलो करता है कि या सर कि क्योंकि जैसे जो हमारी कंट्री है तो यहाँ पर हम डिफरेंट एक्सेप्टेबल लिमिट है उसकी रेजिड्यू की, और फॉरेन कंट्री में डिफरेंट है। तो सर एफसीआई को कैसे मेंटेन करता है सर? नहीं, एफसीआई का जैसे पहले तो एक्सपोर्ट का ना, जैसे एफसीआई एमएसपी पे खरीद करती है। यस सर। एमएसपी पे खरीद करती है। इसमें वो गेट का जो अपने जो गेट है उसका वो है, ये जो सब्सिडाइज रहता है जैसे एमएसपी पे है, तो इसमें अपन है ना इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उसके लिए प्रॉफिट के लिए। ये क्या है कि सिर्फ डोनेट कर सकते हो इसको किसी हेल्प के लिए, लेकिन के लिए एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा जो रेजिड्यू की जो लिमिट की आप बात कर रहे हो, तो वो एफसीआई फिर भी उस पर फॉलो करती है। उसमें क्या एफएसएसएआई के जो पहले पीएफई होता था, अब आ गया एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई की जो लिमिट है रेजिड्यू की वो एफसीआई फॉलो करती है। उसके लिए क्या होता है कि हम जो साल में 2 बार है उसकी सैंपल एफएसएसएआई लैब है वहाँ टेस्ट करवाती है रेजिड्यू लिमिट के लिए। और उसको उसमें क्या फिमिगेशन की लिमिट बहुत ज्यादा फिमिगेट, तो उस हिसाब से जो अपना एफसीआई का जो स्टॉक उतना फिमिगेट नहीं होता, और तो यानी कि जो रेजिड्यू लिमिट है मेंटेन रहती है। ये हाँ, थैंक यू सर। ऑलमोस्ट सभी के जो है क्वेश्चन आगे हैं लगभग। और मैं डॉक्टर साहब आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, इन बच्चों की तरफ से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि एफसीए में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बच्चों का जो ड्रेस कोड वैसे तो लगभग सभी को पता है, तो थोड़ा सा बच्चे ड्रेस कोड के लिए क्या करें, तो आप इसके लिए थोड़ा सा इनको बताइए कि ड्रेस कोड के बारे में क्या ध्यान रखें। वहाँ पे चाहे कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती है, जैसे बात करते हैं कोई पीले कलर वाले सूट या कोई जाना है, नेगेटिव इफेक्ट, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ड्रेस कोड का इसका ना कोई स्पेशल कोई ड्रेस कोड नहीं है, बस सिंपल जो आपको सूट करे बस वो कपड़ा पहन के जाओ। फॉर्मल ड्रेस है, आपको जो आने आपको सूट करना चाहिए, अलग नहीं लगना चाहिए। ये नॉर्मल जैसे कि अपना पैंट शर्ट है और सूट वगैरह कुछ भी हो, लेकिन वो आपको जो यानी कि आपकी बॉडी को सूट करे वो रहे, और कोई स्पेशल नहीं है। कोई ऐसा जरूरी है कि जी ब्लेजर पहन के एकदम टाई बेल्ट लगा के जाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। रोज वहाँ पे डॉक्यूमेंट जब इंटरव्यू के टाइम में वेरिफिकेशन होता है तो उस समय इनको जो ऑलमोस्ट जैसे अच्छे कैंडिडेट मेरे पास हेलो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ जी आप कट रही है आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू से पहले, तो इसमें कुछ कमी तो ऐसी होती है स्टूडेंटों के अंदर रह जाती है। जैसे मैं अभी की एएफओ और आरआरबी वगैरह का मैं इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैं बहुत सारे कैंडिडेट को देख रहा था कि जैसे इंटरव्यू बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जैसे एक आधा डॉक्यूमेंट कम होता है क्योंकि वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, और वो उनको किसी हिसाब के उनका माहौल बना देता है, उसके माइंड ऐसे सेट कर देता है कि बच्चे इंटरव्यू रूम में जाकर के बोल भी नहीं पाते हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इसमें जैसे डॉक्यूमेंट का वैसे ज्यादा एक तो ये जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट होता है ना, इसके बारे में ये है तो जो है ना सर्टिफिकेट बनाती है, पर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो फॉर्मेट में होना चाहिए। ये मांगते हैं कि उसमें वो अपने जैसे कि राजस्थान में वो जो एसडीएम इश्यू कर देता है, तहसीलदार इश्यू कर देता है, वो काउंटर साइंड बाई मजिस्ट्रेट होना चाहिए, कलेक्टर द्वारा साइन होना चाहिए। और दूसरा अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो ज्यादा वो घबराने की कोई बात नहीं है, वो उसमें क्या अंडरटेकिंग दे सकते हो आप,
और उसमें टाइम लिमिट रहेगी, उस टाइम लिमिट के अंदर आप उस डॉक्यूमेंट को जमा कर दो। तो उसमें ज्यादा घबराने बात नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उसमें हो जाता है कि अपनी कोई अंडरटेकिंग लेते हैं, वो अंडरटेकिंग लेके उसको 2 या 3 दिन में उस डॉक्यूमेंट को जमा कर दो। ये चीज है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो भी गई तो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाए वो अपने अच्छे से लेके। तो वैसे इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब जैसे इंटरव्यू में जाते हैं तो बच्चों के अंदर कोई भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, मतलब ये बात हम कर सकते हैं। हाँ, कोई सिंपल इंटरव्यू होगा, बहुत सिंपल। हाँ रितु कुछ पूछ रहा है, रितु आप पूछिए। सर एक ये था कि जैसे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस डिफरेंट है और आधार कार्ड में डिफरेंट है, तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना, ऐसा इतना तो नहीं देखेंगे। और सर एक ये क्वेश्चन था। हाँ रितु पूछिए। सर जैसे अगर इंटरव्यू में अगर वो लोग पूछते हैं कि मतलब आप मास्टर्स के लिए क्यों नहीं गए, वाई जॉब, तो उसका क्या मतलब सही आंसर रहेगा? हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। हाँ रितु दोबारा क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे इंटरव्यू में अगर वो लोग ये पूछें कि मतलब मास्टर्स के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, वाई जॉब, तो उसका क्या सही आंसर होगा? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वॉइस कट रही है आपकी। हेलो, अभी आ रही है क्या सर? हेलो हेलो, डॉक्टर साहब रितु ये पूछ रहे हैं कि सर अगर जैसे कि हमारे एमसीए इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आपने मास्टर्स क्यों नहीं, आपने एमएससी क्यों नहीं की, आप जॉब में क्यों आ रहे हैं, उनका ये है। यस सर। हेलो, आपको आवाज नहीं आ पा रही आपके साथ? हाँ आवाज बहुत। रितु का क्वेश्चन ये है कि एफसीआई के अंदर इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि आप एमएससी में क्यों नहीं की, आपने मास्टर्स क्यों नहीं की, आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है इनका, इसका क्या आंसर हो सकता है? आपने शायद कनेक्टिविटी कम है। इनका क्वेश्चन है कि आपने मास्टर्स क्यों नहीं की, आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं? हेलो, कट रही है नरसिंह जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ शायद उसमें यही कह रहे हैं कि जो आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं, आप मास्टर्स क्यों नहीं किया, आपने एमएससी क्यों नहीं की, ये चीज कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो अपने पर्सन पे डिपेंड है, अलग अलग है। कोई किसी जॉब को जरूरत है कि भाई मेरे को जॉब की जरूरत है, फैमिली कंडीशन होती है किसी की, मेरे को मेरे डिपेंडेंट है उनके मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ माया पूछ रहे हैं या आप पूछ रहे और कुछ नहीं? तो जो अभी सर ने बताया उसके रिगार्डिंग की ईडब्ल्यूएस का सर जो मेरा सर्टिफिकेट है वो एसडीएम ने ही साइन किया हुआ है, और सर बता रहे हैं कि इसकी लेक्चर से होना चाहिए, करेगा। शायद आपकी वॉइस। हेलो, हाँ जी, आप जैसे अभी आपने बताया कि जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से साइन होना चाहिए, सर जो मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एसडीएम ने साइन किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर? शायद मुझे लग रहा है डाटा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज का सेशन शायद डॉक्टर साहब आपको बात आ रही है? आवाज आ रही है बॉस आपको? हेलो, आपको आवाज आ रही है बॉस? बाकी कैंडिडेट को आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। सर आपको आवाज आ रही है? शायद कोई डाटा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे जहाँ लगता है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है, तो शायद उसको आवाज आ जाए तो हम बात कर लेते हैं, वरना अच्छा सर,
क्वेश्चन था कि इंटरव्यू के लिए जैसे क्लीन शेव्ड जाना जरूरी है या फिर ट्रिम्ड बियर्ड के साथ भी जा सकते हैं? देखिए क्लीन से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं। बाकी देखिए आप प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहे हैं तो मेरा यही कहना होगा कि आप लोग जो है क्लीन सेव रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल जॉब के लिए एजीएम की पोस्ट आप छोटी मत समझिए। आप सोचिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है ना, आप बहुत बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए, अपने आप को पहचानिए, तो इसलिए आपको क्लीन सेव में जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? रिगार्डिंग था सर। हाँ रितु पूछिए। तो वही क्वेश्चन, उसका प्रॉपर आंसर मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हमारी चॉइस थी, वो तो मतलब अंडरस्टूड है कि हमारी चॉइस थी, बट उसका एक एप्ट आंसर क्या हो सकता है, सही आंसर? किस चीज के बाद दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। तो वही कि मतलब अगर वो लोग पूछे कि आप मास्टर्स के लिए क्यों नहीं गए, अपने जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया, तो देखिए मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, एक तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है, देखिए इसको बैलेंस आंसर देना चाहिए। आपको कभी भी वहां पे ये नहीं कहना चाहिए कि सर मैं तो बचपन से एफसीआई में जाने का सपना लेके मान लो जन्म लिया, तो मैं एफसीआई में ही जाना चाहती थी और मैं प्रिपरेशन एफसीआई की कर रही थी। ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस दीजिए कि सर ठीक है फैमिली मेंबर है और हमें जो हमारे मान लो के जो बैकग्राउंड है वहाँ आगे पढ़ने का सिस्टम कम है और हमें कहीं ना कहीं जॉब के लिए मतलब प्रयास करने पड़ते हैं, और आज के टाइम में बेरोजगारी, इसलिए हम जॉब के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं। फैमिली में ज्यादा मतलब पढ़े लिखे में नहीं है, या हमारे वहाँ पे समाज में हमारे एरिया में जो गर्ल्स है उनको आगे तक पढ़ने नहीं दिया, इस वजह से हम सोचे कि कोई जॉब अच्छी से हमें मिल जाए, और ये भी सर हमारे लिए ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज्यादा मान लो कि हम हाँ जी, और किसी का कोई? हाँ जी माया बताइए। सर अभी जो सर ने बताया था कि जो सर्टिफिकेट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से साइन होता है। सर जो मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एसडीएम से साइन होता है। नहीं माया आप है ना इस बारे में चिंता मत कीजिए, जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना जो ईडब्ल्यूएस का बता रहे हो आप, तो ये देखिए एसडीएम ही साइन, कलेक्टर कभी इस पे साइन नहीं करता। वो हो सकता है उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे बोल दिया और उसने शायद हम बात और कर लेंगे, लेकिन ये जो होता है ना एसडीएम या तहसीलदार के सिग्नेचर से चलता है, ऐसा कोई आपका कलेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। बाकी और मैं बात कर लूंगा, कंफर्म कर लूंगा आप लोगों को, वो आप उसमें डाउट में मत रहिए। जो आपका बना हुआ है ईडब्ल्यूएस का बहुत अच्छे प्रोसेस से बना हुआ होगा, एसडीएम का है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम चलेगा। सर एसडीएम ही करता है साइन वैसे ही। हाँ एसडीएम ही करता लगभग, और दूसरे होते थे ओबीसी के तहसीलदार का चल जाता है, लेकिन एसडीएम कर देता, कोई इश्यू नहीं, वो कोई इश्यू नहीं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने अंदर का भय निकालिए। हाँ जी सर आज कल्याणी मैम ने ज्वाइन नहीं किया सर? आज कल्याणी मैम को मैंने एक्चुअली क्या है कि बोला भी था, मैंने दोपहर में कॉल किया था, तो उनका कोई फैमिली के अंदर कोई थोड़ा सा काम था, इस वजह से वो कह रहे थे कि उनको बच्चों को बोलो कि डाउट सारे लिख लें, और उस डाउट लिखने के बाद में मैं जो है एक दिन उनका पूरा सेशन ले लूंगी, 2-2.5 घंटे जितना भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वजह उनका थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्योंकि वो खुद का कारोबार वगैरह संभालते इस वजह से, और घर भी संभालना पड़ता है, तो इसलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अब मुझे ये बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा और किस हिसाब से आपका रहा आज का सेशन? तो अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। अब एफसीआई से रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेशन दी। हाँ देखिए ये मैं बात करता हूँ, अभी जो महेंद्र बोस थे ये हमारे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं और बहुत अच्छी रेपुटेड, जो आपको पता है एफसीआई के अंदर है, मैनेजर है, तो बहुत मान लो कि अच्छी जगह पे, और उन्होंने हमें अच्छा सजेस्ट किया है, ठीक है। और सर एक्चुअली क्या है कि जैसे हम एफसीआई की साइट पे जाते हैं तो खुद से भी मिल जाती हैं चीजें, लेकिन सर ने एक्सप्लेन कर दिया तो वो इजीली हमें मतलब समझ में आ गया कि फंक्शनिंग क्या है। टीचर का रोल देखिए, चीजें तो हम बुक्स वगैरह सब कुछ होती है हम करते हैं, तो लेकिन टीचर एक टीचर होता है। मैं बताऊं, अब देखिए मेरे भी गुरु है, मैं गुरु से सीख के यहाँ पहुंचा हूँ, आपके सामने हूँ, ठीक है। तो देखिए गुरु तो होता है सबके। अब जैसे मैं आपको बता दूं, एग्रीकोचिंग चंडीगढ़ में आप लोग सभी जानते होंगे मधवा सर को, और मेरी कुछ मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी की थी, मैंने सर से गाइड ली थी, मैंने
सक्सेस होता है आप भी करेंगे तो वो एक थोड़ा सा रहता है कि जो हेजिटेट होता है फर्स्ट टाइम का वो शायद यहाँ पर खत्म हो जाए, तो वो बहुत बेहतर होगा कि ये देखिए आप जैसे आप इंटरव्यू देखो तो आपका थोड़ा हेजिटेशन दूर होगा, आपको पता चलेगा। बाकी इंटरव्यू नॉर्मल तो होता है, जैसे अपने बात अभी कर रहे हैं वैसा ही इंटरव्यू है, ऐसा उसमें एक्चुअली सर होता क्या है, मतलब जैसे अभी क्लास शुरू करने से पहले काफी ज्यादा मतलब एक थोड़ा सा होता है ना कि स्ट्रेस या प्रेशर फील होता है, वो 1-2 मिनट के बाद मतलब ईज आउट हो जाता है, चीजें निकल जाती है। ये मॉक इंटरव्यू का एक बड़ा फायदा होगा अगर आप कंडक्ट करा सके तो। हाँ बिल्कुल, मॉक इंटरव्यू हम कोशिश करें मॉक इंटरव्यू कंडक्ट। हाँ कुछ रितु आप पूछ रहे हैं? नहीं सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान थे महेंद्र जी घोष, वो FCA में मैनेजर हैं, तो उन्होंने अमूल्य समय अपने को दिया। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और ये चीज वीडियो आप लोग जो यूट्यूब पे आप रिव्यू में देख सकते हैं, आपको क्या कुछ बताया आप रिव्यू देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।